में आज की इस वीडियो में हम भाई साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स को स्टार्ट कर रखा है और एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं भाई। तो आज का सेशन हमारा भाई फिजिक्स का लास्ट सेशन रहेगा और इस प्रकार से हम फिजिक्स को क्या कर देंगे भाई, कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हम आपको ऑलरेडी क्या करवा चुके हैं, हिस्ट्री करवा ली, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा भाई इकोनॉमिक्स भी करवा चुके हैं। अब जो फिजिक्स है आज इसका लास्ट रहेगा, उसके बाद हम किसको करेंगे भाई, केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चुंबकत्व क्या है भाई, चुंबकत्व आज का जो हमारा टॉपिक है। एक मिनट दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए एवरीथिंग इज ओके और नॉट ओके। ठीक है भाई, जस्ट 1 मिनट, शो नहीं हो रही है आपकी कमेंट्स, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, लीजिए। ठीक है, एक पदार्थ की अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चुंबकीय प्रवाह, धारणता या फिर फ्लक्स का घनत्व या चुंबकीय शक्ति। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए। एक पदार्थ की अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, चुंबकीय शक्ति कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है एक स्थानीय, क्या है, एक स्थायी चुंबक मूविंग कोइल पीएमएमसी का प्रयोग एक डैश के रूप में किया जाता है ताकि इसकी दिशा और शक्ति के साथ करंट के छोटे मान को मापा जा सके। ओम मीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा या एम मीटर आएगा या फिर गैल्वनोमीटर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए इस देखिए, एक स्थिर चुंबक में मूविंग फॉइल का प्रयोग एक गैल्वेनोमीटर के रूप में किया जाता है ताकि इसकी दिशा और शक्ति के साथ करंट के छोटे मान को भी मापा जा सके। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की शक्ति और दिशा को क्या करता है भाई, मेजर करता है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। बाह्य रूप से बल चुंबकीय लाइन चलती है। देखिए बाह्य रूप से बल की चुंबकीय लाइन चलती है, कैसे चलती है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, है ना। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, नेगेटिविटी से पॉजिटिव और दोनों दिशाओं में। तो बाह्य रूप से बल की चुंबकीय लाइन चलती है, कैसे चलती है भाई, उत्तर से दक्षिण चलती है। कैसे चलती है, उत्तर से दक्षिण चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट देखिए पहले समझिएगा। ठीक है, क्या चलती है भाई, उत्तर से दक्षिण चलती है और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट आती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती भाई, इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, कार्बन स्टील का किया जाता है, प्लैटिनम कोबाल्ट का, या फिर बताइए ऑप्शन डी ये सभी आएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये सभी आएगा। इन सभी का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, एलिनिको का भी क्या है भाई, देखिए 5 में, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सभी पदार्थ का स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इन पदार्थों में देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट और कुछ विरल मृद धातु समाविष्ट हैं। एलिनोको एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट और मिश्र धातु का इस्तेमाल भी स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है भाई। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। एलिनिको क्या है, आयरन, क्या है, आयन कारी विकिरण जो प्रगति से विद्युत चुंबकीय है। एक्सरे, अल्फा कण, बीटा या फिर प्रोटॉन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। क्या आएगा भाई, एक्सरे आएगा। क्या आएगा, एक्सरे। लीजिए एक्सरे आयन कारी विकिरण है जो प्रगति से विद्युत चुंबकीय है। एक्सरे की खोज किसने की थी भाई, रोन्टगन ने किया था और इसका तरंग दैर्ध्य प्रतिशत कितना है, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दंड चुंबकीय के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन बी चुंबकत्व रहित लोहे के दो टुकड़े, दो छोटे पूर्ण चुंबक या एक टुकड़ा पूर्ण चुंबक और दूसरा केवल लोहा। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना, सी आएगा, दो छोटे पूर्ण चुंबक। क्या आएगा भाई, दो छोटे। जब एक पूरक चुंबक को दो छोटे भागों में विभाजित किया जाता है तो दो पूर्व छोटे चुंबक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स
को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए भाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पास्कल का, फेराइड का, वेबर का या फिर हेनरी का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, वेबर का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? वेबर का। ओके, मापने के लिए देखिए मापने की इकाई क्या है, गौर फरमाइएगा भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चुंबकीय पल्स को मापने की इकाई न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति क्या है एम्पियर अर्थात वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। इसे फ्लक्स की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक घुमाव के एक विद्युत परिपथ को जोड़ता है जिसमें इसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जितने भी मैंने यहाँ पे बताए हैं ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है एक वस्तु को आवेशित करना, एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, और एक कुंड में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पन्न करना, एक विद्युत मोटर में एक कुंडली घुमाने की प्रक्रिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा आएगा? सी आएगा, एक कुंडली में सापेक्ष गति के चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पन्न करना। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई और ध्यान रखिए, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय इसकी जो खोज है किसने की थी? फैराडे ने 1831 में की थी और 2 नियमों के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 × 10 की पावर क्या है भाई? -4 वोल्ट प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा हमें ये बताना है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, लीजिए भाई ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा, 2 × में 10 की पावर -12। ओके, टेस्ला, टी बोले तो क्या है? टेस्ला है। टी क्या है भाई? टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेस्ला को कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम विद्युत क्षेत्र का आयाम अपॉन में क्या होता है? प्रकाश गति होता है। तो हमें जो जो दे रखा है वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? देखिए 3 से, है ना, 6 कट गया, 2 आ गया इस प्रकार से, और 10 की पावर कितनी दे रखी है भाई? -4, और जो नीचे माइनस में होती है ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है भाई? प्लस हो जाती है। बेस अगर सेम हो, ओके, बेस सेम हो तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1 मिनट देखिए, जस्ट 1 मिनट भाई, ओके 1 मिनट दीजिए, देखिए समझिएगा 10 की पावर 12 कैसे हुआ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट दो, जस्ट 1 मिनट। ओके, देखिए 10 की पावर 12 कैसे हुआ भाई? देखिए जब बेस सेम हो, बेस सेम है यहाँ पे 10 की पावर कितना है? -8 इस प्रकार से है, और डिवाइड में हो, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएंगी भाई? ओके, क्या होती है भाई बताइए? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ भाई, क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 10 की पावर कितनी है भाई? -4, और फिर माइनस, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे क्या दे रखा है? -8 दे रखा है। क्या दे रखा है? -8 दे रखा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई मुझे इसमें। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है अगर मैं मेरे मैथ के हिसाब से देखूं। 10 की पावर क्या है? -4 है, और मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसके हिसाब से तो इसका जो आंसर है क्या आना चाहिए? 10 की पावर -4। ओके, और ये है भाई माइनस में होएगा, और माइनस का 8, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -4, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 10 की पावर कितनी आनी चाहिए भाई? 4 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे माइनस का क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। ओके, धनात्मक आवेश वहन करते समय गण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना आरंभ कर देते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको किस तरह विक्षेपित करेगा? तो बताइए भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो किस ओर करेगा भाई? इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा किसमें भाई? एचएससी में पीजीटी कॉमर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? पूर्व आएगा। क्या आएगा? पूर्व आएगा, ए रहेगा भाई। गतिक धनात्मक आवेश जब अचानक पृथ्वी की ओर गति करना आरंभ करते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय उसको पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित करता है। यह विक्षेपण फेल्मिंग के वाम हत्स नियम का क्या कर रहा है भाई? पालन कर रहा है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर चुंबक को सतर्क रूप से लटकाने पर वह डैश दिशा की ओर इशारा करता है। तो बताइए भाई किस दिशा की ओर इशारा करता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो किस दिशा की ओर करता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, उत्तर दक्षिण। क्या आएगा? उत्तर दक्षिण आएगा। लीजिए
देखिए, बार चुम्बक को स्वतंत्र लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण की तरफ इशारा करता है। इसका अर्थ यह है कि चुम्बक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करेगा तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर क्या करेगा भाई, संकेत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक चिन्हित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है एक आवेशित कांच की छड़ का प्रयोग करके, चुंबकीय कंपास द्वारा, एक इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, चुंबकीय कंपास द्वारा। किसके द्वारा भाई, चुंबकीय कंपास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है भाई, अब जो टॉपिक आ गया आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई एचएससी के द्वारा। विज्ञान की एक शाखा जिसका संबंध मानवीय आंख द्वारा देखे गए प्रकाश की माप के साथ उसे डैश के नाम से जाना जाता है। रेडियो में मेट्री, ऑटो क्या है भाई, ऑप्टोमेट्री, या फिर फोटोमेट्री, या फिर सेप्ट्रोमेट्री। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, फोटोमेट्री। क्या आएगा भाई, फोटोमेट्री। फोटोमेट्री प्रकाश की एक शाखा है जो मानव आंख के लिए इसकी कथित चमक के संदर्भ में प्रकाश की माप से संबंधित है। यह किसी वस्तु या सिस्टम द्वारा भाई उत्सर्जित, प्रेषित, प्राप्त प्रकाश की मात्रा को मापने से क्या है भाई, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, प्राकृतिक विघटन नाभिकीय तत्व का परमाणु क्रमांक डैश होता है। 82 से अधिक, परिभाषित नहीं, कम से कम 80, या 80 से कम। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 82 से अधिक। क्या आएगा भाई, 82 से अधिक। देखिए इस प्रकार 82 से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां एक परमाणु का नाभिकीय अपेक्षाकृत छोटे भाग में द्विविभाजित होता है क्या कहलाता है भाई, एक नाभिकीय प्रक्रिया जहां एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विविभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, द्विविभाजित हो जाता है। तो क्या कहलाता है ना, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का क्या है भाई, आधार है भाई। दांगी जी राम राम भाई, स्वागत है आपका। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो कब किया था भाई, 13 मई 1974 को, 18 मई 1974 को, 13 मार्च 1968 को, और 16 मई 1874 को। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी, 18 मई 1974। 18 मई 1974 बिल्कुल। ओके, जिसे स्माइलिंग बुद्धा या फिर पोखरण एक के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, भारी जल, CFC, या फिर हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है भाई, है ना, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। ओके भाई, विष्णु परमार स्वागत है भाई आपका। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। क्या है भाई, ओके, है ना। देखिए क्या आएगा भाई, बाहरी जल का। ठीक है, यहाँ पे वो दे रखा है भाई, बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है भाई। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। एनी स्वागत है भाई। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, बाहरी जल का। इसके अतिरिक्त बेरियल की छड़ और कैडमियम की छड़ का भी प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है भाई। ओके, गौर फरमाइएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो बताइए भाई किसने लगाया था। मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने, या रदरफोर्ड ने, या फिर हेनरी बेकुल ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, डी। रेडियो, है ना, किसने लगाया था, हेनरी बेकुरल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। देखिए रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बैकरेल ने लगाया था 1896 में। बैकरेल ने एक अनोखे प्रयोग के विकिरण की खोज की जो कि यूरेनियम नाइट्रेट से क्या है भाई, प्राप्त किया गया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के डैश अंश के रूप में दी जाती है, 1/12। 1/, देखिए भाई क्या है, ऑप्शन ए और सी क्या दे रखे हैं भाई, सेम दे रखे हैं। और बी में क्या दे रखा है, 1/2, और डी दे रखा है 1। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, 1/12। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1/12। तो
इसका आंसर क्या रहेगा भाई? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें अंश के रूप में दी जाती है। और वर्ष 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई भाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। किसको भाई? कार्बन 12 को। ध्यान रखिएगा, कार्बन 12 पूछा जा सकता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ 40 दिनों में इसकी आरंभिक क्रिया का 1/16, ठीक है, अपेक्षय होता है, उस रेडियो धर्मी पदार्थ की अधारीय दिनों में अभिव्यक्त होगा। क्या होगा भाई? इसका जो आंसर है बताइए, 10 होगा, 2.5 होगा, 5 होगा या 20 होगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? ओके साइंस, बिल्कुल भाई। ओके, डेली तो भाई अलग अलग जो एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके, साइंस की तो नहीं, मतलब जो हमने एक टॉपिक चला रखा है, मतलब एक बुक है, उसमें अपने एचएससी के द्वारा भाई 2015 से लेके 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं हिस्ट्री की करवा चुकी हूँ, और इसके अलावा भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी हो चुकी है। अब साइंस का नंबर चल रहा है भाई। ओके, इसके बाद कंप्यूटर आएगा, सारी चीजें आएंगी। एटम बम का आविष्कार किसने कराया था? ऑटो हॉर्न ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, एडिसन ने किया था, या फिर क्या है, रुदरफोर्ड ने किया था? तो इस प्रकार भाई एटम बम का आविष्कार किसने किया था बताइएगा। ओके, ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। एटम बम की आविष्कार देखिए 1945 में ओटो हॉर्न ने किया था। वे एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1945 में मैन हंट परियोजना में कार्य किया था, जो परमाणु बम निर्माण के लिए बनाई गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी बताओ भाई? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर और न्यूटन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा, चैडविक। ओके, कब की थी? 1932 में की थी। और यह आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन का उपयोग भाई जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में होता है। आवेश रहित होने के कारण इनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, या फिर दोनों से? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई दांगी जी, बिल्कुल ए और बी दोनों से। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम से। ओके, सूर्य देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसमें भाई लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% क्या है? हीलियम है। सूर्य के अंदर उपस्थित गर्मी के कारण आपकी संलीन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलते हैं। इस क्रिया से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो बताइए कितने भाग में विभाजित होती है? 2 भाग में, 3 भाग में, 5 में, या फिर 4 में? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। ठीक है, देखिए सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में। 3 भागों के क्या नाम है भाई? गौर फरमाइएगा। अम्बरा और पैन अम्बरा और एटम्बरा। तो यह पृथ्वी की सबसे अंधकार और सबसे क्या है भाई? संकुचित छाया है। इसमें सूर्य की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। ओके, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और पैन अम्बरा, यह पृथ्वी की छाया का एक हिस्सा है जिसमें सूर्य की रोशनी आधी होती है। इसमें सूर्य की, है ना, रोशनी भाई पृथ्वी के आसपास की वस्तुओं से आती है। और एटम्बरा, यह पृथ्वी की छाया का एक हिस्सा होता है जिससे सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, और इसमें सूर्य की रोशनी पृथ्वी के पीछे होती है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि किसी लोह गेंद का पृथ्वी पर वजन 10 किलो है, तब उसी गेंद का अंतरिक्ष में कितना होगा भाई? बताइए अंतरिक्ष में कितना होगा? इस प्रकार भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, तो बताओ इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ओके, देखिए किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। अंतरिक्ष में प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है। 10 किलो वजनीय लोहे का गेंद का अंतरिक्ष में वजन 0 होगा। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, सभी जगह समान? तो इसका आंसर जो है क्या आएगा भाई? जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ओके, तो कहाँ होता है भाई? है ना, ध्रुवों पर। कहाँ पे भाई? ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। लीजिए भाई देखिए, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होने के कारण इसका मान अधिक होता है, और
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होने के कारण इसका मान क्या होता है, सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई। देखिए, डैश एक वस्तु की लोच को दर्शाने वाला एक उदाहरण है। रबड़ बैंड का फैलना, गेंद का लुढ़कना, दरवाजे का सरकना और पंखे का चलना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रबड़ बैंड का फैलना, है ना। एक वस्तु की लोच को दर्शाने का क्या है भाई, है ना, उदाहरण है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने से उसकी विकृति आती है और बल को हटाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो वस्तु का यह गण उसकी लोच कहलाता है। ओके, अब आगे भाई मिक्सअप क्वेश्चन। कैसे आगे मिक्सअप, अब तक हम कर रहे थे कैसे टॉपिक वाइज, अब हम करेंगे मिक्सअप, फिजिक्स के मिक्सअप क्वेश्चन। देखिए, रोड या रेल परिपथ पर चक्रों पर झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? अभिकेंद्रित बल, अपकेंद्रित बल, अपकेंद्रीय त्वरण या फिर कोणीय वेग। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है भाई, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों पर झुकाव अभिकेंद्रित बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि यह झुकाव न दिया जाए तो वक्रों पर गाड़ियां पलट जाएंगी भाई। ओके भाई, ओके। देखिए नेक्स्ट, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं? तो बताइए भाई किस कारण से होती हैं? केशवीय क्या है, केशविकत्व या फिर गुरुत्व या फिर पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्षा की बूंदें ना गोली आकृति में होती है, इसका कारण क्या है भाई, ऑप्शन सी आएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, वर्षा का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा के जल का पृष्ठ वातावरण में मुक्त होता है और द्रव के मुक्त पृष्ठ की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सिकुड़ कर अपना क्षेत्र न्यूनतम कर ले, क्योंकि किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ का क्षेत्र न्यूनतम होता है, इसीलिए वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। ठीक है, बॉयलर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए भाई, मोनिका स्वागत है भाई आपका भी। तो इसका जो पीएच है कितना होना चाहिए भाई, ठीक है, कितना होना चाहिए भाई, 7 होना चाहिए, 10.5 या 3.2 या 11.8 आना चाहिए भाई। देखिए इसका जो है कितना होना चाहिए, 8.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखे। ओके, इस कारण यह सुनिश्चित करना, पानी न तो बहुत अधिक अम्लीय है न ही क्षारीय, जिससे बॉयलर के भीतर क्या है संरक्षण और पैमाने का निर्माण न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए भाई किसके लिए? 8.5 से भाई 9.5 के बीच होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा था। ओके, सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था। ओके, द्रवों का घनत्व आएगा, भूकंप की तीव्रता आएगा, वायु का वेग आएगा या वायु की आर्द्रता आएगा। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए भाई किस चीज के लिए किया जाता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, भूकंप की तीव्रता। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति, है ना, रिजु रेखीय प्रकार की गति का उदाहरण है? एक कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की चाल, एक गेंद का उछलना, एक लट्टू का घूमना और हिंडोले की चाल। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, रिजु रेखीय प्रकार क्या, ठीक है, एक गेंद का उछलना क्या आएगा भाई, एक गेंद का उछलना। ठीक है, रिजु रेखीय गति का क्या है भाई, उदाहरण है। ओके, जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति रिजु रेखीय गति कहलाती है। इसमें वेग अपरिवर्तित और त्वरण शून्य होता है। ओके, क्लास भाई 9:06 पे लगती है भाई, 9:06 पे। ओके, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो बताइए भाई कब मिला था। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1933, 1930, 1830, 1998। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइएगा। ठीक है, ओके, लीजिए भाई, है ना, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था भाई, है ना, कब मिला था? 1930 में। देखिए एक मिनट रुकिए भाई, कब मिला था? 1930 में मिला था। सेट करने दीजिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, आपके कमेंट नहीं दिख रहे भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने की थी और नोबेल पुरस्कार की 5 क्षेत्रों में दी जाती है भाई। नोबेल पुरस्कार, है ना, 5 क्षेत्रों में दी जाती है। वर्ष 1968 में स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना किया
ओके। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को भाई 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता है ना कम है? चांदी की है ना, या फिर मैग्नीज, या फिर क्या है भाई कांच की है, या फिर ऑप्शन है क्या है भाई कॉन्स्टेंटन। ओके, कॉन्स्टेंटन। ओके, इसका जो आंसर है क्या है भाई मुस्कान? ओके ठीक है भाई मुस्कान, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर चांदी आएगा भाई। क्या आएगा? चांदी। चांदी की संवेदनशीलता कम है। ओके, देखिए चांदी की क्या है भाई? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का है ना आविष्कार 1879 में किसने किया था भाई? बिजली के बल्ब का बताइए किसने किया था? है ना, माइकल फेरेड ने, लुइस पास्चर ने, एजी बेल ने, या थॉमस एडिसन ने? तो भाई सुनील स्वागत है भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, थॉमस एल्वर एडिसन ने। ठीक है, देखिए एडिसन अमेरिका के महान आविष्कार और वैज्ञानिक थे। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब और फोनोग्राफी जैसे अनेक चीजों की खोज की थी और 1879 में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सोल्डरिंग लोहे की अन्नी बेल्ट किसकी बनी होती है भाई? लोहे की, पित्तल की, तांबे की, या फिर स्टेनलेस स्टील की? तो बताइए भाई, सोल्डरिंग लोहे की अन्नी जो बिट है वो किस चीज की बनी होती है भाई? तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे की। किसकी भाई? तांबे की। देखिए सोल्डरिंग लोहे की बिट तांबे की बनी होती है। तांबे की चालकता अधिक होती है, इसलिए तांबे में ताप का संचालन तेजी से होता है और यह सोल्डर को आसानी से चिपका लेता है और शीघ्रता से पिघला भी देता है। हथौड़ों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बताइए, उसके छेद और भार पर, उनके फ्रेम का आकार और भार पर, उनके हल का आकार व भार पर, उनके हैंडल की लंबाई पर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, उनके फ्रेम का आकार व भार पर। ओके, देखिए हथौड़े को उनके फ्रेम का आकार व भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और हथौड़ा एक उपकरण है जो कि हाथ का उपकरण होता है। एक भारित हैंड होता है जो एक लंबे हैंड से जुड़ा होता है। इस प्रकार लीजिए भाई, पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा किस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, बैटरी की खोज किसने की थी? ठीक है, बैटरी की खोज किसने की थी? बताइए भाई, वोल्टा ने, फर्मी ने, हीरो ने, या मैमन ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके भाई मुस्कान। ओके, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। ओके ठीक है भाई, बैटरी की खोज बताइए किसने की थी? वोल्टा ने की थी। बिल्कुल भाई सुनील, वेरी गुड। है ना, प्रथम वास्तविक बैटरी की खोज इटली के भूगोल शास्त्री भाई वोल्टा ने 1800 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बारिश की बूंद डैश के कारण है ना गोल होती है? लगातार वाष्पीकरण के कारण, जल की क्षैणता के कारण, या वायु घर्षण के कारण जल का पृष्ठीय घनत्व? तो बारिश की जो बूंदे हैं डैश के कारण गोल होती हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई कैलाश, स्वागत है आपका। ओके, एक क्षेत्रीय धरातल पर रखी गई एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल है क्या है भाई? पृष्ठीय तनाव के कारण बल, गुरुत्व के कारण बल। ऑप्शन बी है, सी है भाई ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है भाई तो क्या आएगा भाई? श्यान के कारण बल। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, बोथ। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। एक क्षेत्रीय धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद है ना, द्रव की बूंद पर लगने वाला बल दोनों आएगा भाई। क्या आएगा? दोनों आएगा। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण बल क्या है भाई? है ना, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के कणों के मध्यम लगने वाला आंतरिक बल जो द्रव के सतह को छोटा बनाए रखने की कोशिश करता है, जिससे बूंद गोलकार आकृति बनाए रखती है। गुरुत्व बल, जब बल बूंद के द्रव्यमान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य करता है, जिससे बूंदों को नीचे की ओर खींचा जाता है। राइट बंदूक का नाम किसकी खोज से जुड़ा है? तो बताइए भाई किसकी खोज से जुड़ा है राइट बंदूक का नाम? है ना, कौन कौन से बंधु हैं भाई? आरविल और विल्बर। ओके, ये क्या थे भाई? अमेरिका के थे राइट बंधु। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भाई? किस चीज का किया था? वायुयान का। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई सुनील, क्या बात है, वायुयान। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। ओके, इन्होंने किया था, इन्होंने राइट फ्लायर नामक हवाई जहाज बनाया जिसके
जिसमें लकड़ी के पोपलेर लगे थे भाई। नेक्स्ट है गलत संयोजक को चिन्हित कीजिए भाई, यहाँ पे गलत है उसको हमें क्या करना है भाई, चिन्हित करना है। जेम्स वॉट ने भाप का इंजन, ए जी बेल ने टेलीफोन, है ना, और जे एल ने भाई टेलीविजन, जे पार्क्स ने भाई क्या दे रखा है, पेनिसिल दे रखी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा। पेनिसिलियन किसने भाई, ओके, इसका फ्लेमिंग ने बनाई थी, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, डी। बिल्कुल देखिए इस प्रकार से यहाँ बता रखा है, भाप का इंजन जेम्स वॉट, बिल्कुल, और टेलीफोन ग्राहम बेल, और टेलीविजन भाई जेएल ने, और पेनिसिल भाई एम देखिए फ्लेमिंग ने, और विटामिन जो दे रखा है भाई विटामिन एफ जी हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किस कारण होने लगती है भाई बताइएगा, इसका जो रीजन है क्या है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है भाई, देखिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उपकेंद्रीय बल के कारण, है ना, उपकेंद्रीय की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपकेंद्रीय आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, कप्तान स्वागत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, अपकेंद्रीय बल के कारण। देखिए अपकेंद्रीय बल के एक छद्म बल होता है जब बल की दिशा विकेंद्रित बल के विपरीत हो। इस प्रकार वर्ताकार, है ना, वर्ताकार में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय पंप इत्यादि इसके क्या है भाई, उदाहरण है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने करा था भाई बताइए, किसने किया था हवाई जहाज का, अभी, है ना, तो किसने किया था भाई, कोल्ट ने किया था, कार्ल बेंज ने, राइट ब्रदर्स ने, या अल्फ्रेड नोबल ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हवाई जहाज का पूछा है, किसका पूछा है, हवाई जहाज का, ओके बिल्कुल, है ना। किसने किया था भाई, राइट ब्रदर्स ने, किसने किया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, सी, बिल्कुल, ओके। देखिए क्या दे रखा है भाई, डी कैसे दे दिया, ठीक है, एक मिनट पढ़ते हैं। देखिए हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने, ठीक है भाई, सी सी है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। राइट बंधुओं ने किया था, राइट बंधु आरविल और विल्वर ने उत्तरी कोरियन में राइट फ्लाइडर नामक विमान से 17 दिसंबर 1903 को पहली सफल उड़ान भरी। सड़क या रेलवे ट्रैक के वर्कों पर ढलान दी जाती है। यह गुरुत्वीय बल प्रदान करता है, कोणीय वेग प्रदान करता है, अभिकेंद्रित बल प्रदान करता है, या अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, सड़क या रेलवे ट्रैकों के ढलान दी जाती है ना, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई भूतल पर मौसम गुब्बारा पूर्णतः फूला हुआ नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ध्यान से पढ़िए भाई, इसमें से आंसर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। यदि गुब्बारा पूरी तरह फूला हुआ होता तो यह आदि में स्थायी नहीं रहेगा और गुब्बारे के भीतर की वायु ऊपर उठने के साथ फैलने लगेगी और यह फट सकता है। तो बी बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी, ओके लीजिए भाई। और वह क्या हो सकता है, फट सकता है इस वजह से, ठीक है। रीजन देखिए, भूतल पर मौसम गुब्बारे को पूरी तरह से नहीं फैलाया जाता क्योंकि ऊपर जाने पर गुब्बारे के भीतर वायु हल्की सी होकर फैलने लगती है, जिसके कारण वह भारी सहन नहीं कर पाता और फट जाता है ना। LCD बताइए भाई, LCD की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, लिक्विड कैथोड रे डिस्प्ले आएगा, या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आएगा, या फिर लिक्विड कलर डिस्प्ले, या फिर लिक्विड कोड डिस्प्ले। बी बता रहे हो भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट है भाई फिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के समानुपाती प्रोपोर्शनल, और ऑप्शन डी कहता है भाई इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, एक दूसरे के समान होते हैं, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई एक विकर्ण पैमाने का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो बताइए भाई किस चीज के लिए किया जाता है। लीजिए भाई चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, और इसका जो आंसर है क्या रहेगा, लगातार 3 इकाइयों में लंबाई निर्धारित करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी कहता है एक समय में 2 या उससे अधिक वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए, 2 इकाई या 1 इकाई या उसके उप विभाजक को दर्शाने के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, ओके। लगातार 3 इकाइयों में, डी नहीं आएगा भाई कप्तान। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, विकर्ण पैमाने का उपयोग 3 क्रम
क्रमागत इकाइयों को निरूपित करने के लिए किया जाता है। एक इकाई और इसके ठीक दो उपभाग, उदाहरण के लिए देखिए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, इस प्रकार रहेगा भाई। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लीजिए भाई। नेक्स्ट क्या 277 पर भाई, ठीक है। इस प्रकार से देखो भाई, हमने है ना फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया। कल हम क्या करेंगे भाई, रसायन विज्ञान को करेंगे। किसको करेंगे, रसायन विज्ञान को करेंगे यहीं से, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने फिजिक्स को भी खत्म कर दिया। इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और अब किसकी बारी आएगी भाई, है ना, केमिस्ट्री की आएगी। केमिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है देखिए 2024 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से भाई कल करेंगे ये। तो चलिए भाई, सभी बच्चों को भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई। ओके, अभी एक और सेशन लेके आऊंगी भाई।